सुबह विद्यालय पहुंचने का जो सारे बच्चों का टाइम होता है, उसी टाइम के अनुसार जो सारे बच्चे होते हैं विद्यालय पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में जब प्रेयर की एक बेल बजाई जाती है और इसके बाद में सारे बच्चे स्कूल के एक लाइन में लग कर के जो प्रेयर करते हैं, उसका एक एक कार्यक्रम होता है। वो होने के बाद में जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल के, तो सारे बच्चों से पूछते हैं कि आज कौन ऐसे बच्चे जो स्नान करके नहीं आए हैं। तो उसमें हालांकि ऐसे बच्चों की मात्रा ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है जो स्नान करके आते हैं, और कुछ ही बच्चे होते हैं वो स्नान करके नहीं आते हैं। उनको डांटा जाता है और उनको कहा जाता है कि अगले दिन आपको स्नान करके आना होगा। उसके बाद में दूसरा दिन फिर आता है, फिर प्रेयर होती है। प्रेयर के दौरान में जब लाइन लगती है प्रेयर करने के बाद में, तो जो टीचर होते हैं फिर पूछते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो स्नान करके नहीं आए हैं। उस दिन जो एक बच्चों की जो एक संख्या होती है स्नान करने की ज़्यादा होती है, एक दो ही बच्चे होते हैं जो स्नान करके नहीं आए होते हैं। लेकिन जो दुर्गंध आने का एक क्रियाकलाप था वो सेम ही था, बल्कि आए दिन जो दुर्गंध होती है वो ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद में तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन भी जो टीचर्स होते हैं वो प्रेयर होने के बाद में जब लाइन में सारे बच्चे खड़े होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आज कौन स्नान करके नहीं आया। तो दरअसल उस दिन तो सारे बच्चे स्नान करके आए होते हैं। उसके बाद में सारे बच्चों को अपने अपने क्लास भेज दिया जाता है। भेजने के बाद में जब उस स्कूल के जो टीचर्स होते हैं अपना क्लास ज्वाइन करते हैं, तो क्लास ज्वाइन करने के बाद में जब क्लास में पहुंचते हैं तो फिर एक बार बच्चों से पूछते हैं कि आज कौन ऐसे बच्चे जो स्नान करके नहीं आए। तो दरअसल उस दिन सारे बच्चे स्नान करके आए होते हैं। और जब एक बच्चे से प्रश्न किया जाता है स्नान के बारे में, तो कहता है कि सर हम तो आज कपड़े भी साफ़ अपने धुल के पहन के आए हैं। और उस दिन दरअसल कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है जो स्नान करके ना आया हो, और जो कपड़े हों वो भी अपने नए धुले हुए पहन के आता है। लेकिन जो दुर्गंध होती है वो कम होने का नाम नहीं ले रही होती। इसके बाद में जो टीचर्स होते हैं एक बच्चे को पड़ोस का जो गांव होता है वहाँ भेजते हैं, और भेजने के बाद में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको बुलाया जाता है। और ग्राम प्रधान जब आते हैं तो उनको इस दुर्गंध के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, इस घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है। इसके बाद में जो ग्राम प्रधान होते हैं वो एक सफाई कर्मी लेके आते हैं। तो सफाई कर्मी जब लेके आते हैं तो दरअसल वहाँ पे जो विद्यालय होता है, विद्यालय के पड़ोस में एक सेप्टिक टैंक होता है। उस सेप्टिक टैंक से बदबू आ रही होती है, और उस सेप्टिक टैंक को जब खोल के दरअसल देखा जाता है तो उसमें एक तकरीबन 15 साल का एक लड़का होता है जिसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। वो दरअसल सड़ने लगी थी, उसी के सड़ने की जो बदबू आ रही होती है। तो इसी के कारण जो टीचर्स होते हैं उस विद्यालय के, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। दरअसल मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो डेड बॉडी होती है किस लड़के की होती है, और उस लड़की की हत्या करके उस सेप्टिक टैंक में क्यों डाल दिया जाता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, आज के मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली का ही एक पुलिस स्टेशन पड़ता है लालगंज। लालगंज जो पुलिस स्टेशन होता है उसी के अंतर्गत आने वाला एक गाँव होता है, जहाँ के रहने वाले वीरेंद्र त्रिपाठी एक व्यक्ति होते हैं। ये घटनाक्रम है 14 जुलाई 1999 के तकरीबन रात के 9 बजे का वाक़या होता है। उनका जो लड़का होता है विजेंद्र उर्फ पिंटू, ये जब 9 बजे तक वापस स्कूल से घर नहीं आता है तो इनको टेंशन होती है, और जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब होती है। जब वापस नहीं आता है तो इनको टेंशन होती है कि हमारी संतान वापस नहीं आई है। उसके बाद में उस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। तो संपर्क करने पे दरअसल वो बच्चे बताते हैं कि दरअसल शाम के टाइम जो स्कूल का लास्ट पीरियड होता है, उस लास्ट पीरियड तक तो पिंटू स्कूल में ही होते हैं। अब उसके बाद में कहाँ गए अंकल हमको नहीं पता। हालांकि जब वो बच्चा अगले दिन भी लौट के नहीं आता है तो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाकर के ये वीरेंद्र त्रिपाठी और इनके किराएदार होते हैं जिनका नाम धर्मेंद्र होता है, ये पहुँचते हैं। और जो लालगंज पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको सारी बात के बारे में गंभीरता से बताते हैं। हालांकि जो एसएचओ होते हैं वो इनको सांत्वना दिलाते हैं कि आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करिए, बाकी मैं भी अपनी जांच पड़ताल कर रहा हूँ और परेशान होने की बात नहीं है, जल्दी से जल्दी आपके बच्चे को जो है वो ढूंढा जाएगा। लेकिन इसके बाद में तकरीबन 2 दिन का वाक़या ये हो जाता है। 14
जुलाई 1999 को लड़का गायब होता है और 17 जुलाई का टाइम आ जाता है और लड़के का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है, एसएचओ होते हैं, उनके पास में एक बार फिर जाते हैं पुनः और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और दर्ज कराने के बाद में जो लालगंज पुलिस स्टेशन है उस कस्बे की जितनी दुकानें होती हैं वो बंद करा दी जाती हैं और लोगों में एक रोष पैदा हो जाता है, जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगते हैं और पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी होने लगता है। तो इसके बाद में पुलिस थोड़ा इस घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद में इस विषय पे जांच पड़ताल करती है और धीरे धीरे इस घटना को 5 दिन का समय बीत जाता है और जब जगह जगह धरना प्रदर्शन और तरह तरह के वक्तव्य आ रहे थे, चाहे पुलिस के प्रति हो या जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ हो। इसके बाद में तत्कालीन जो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ के जो एसएसपी होते हैं और डीएम एसएचओ ये मौका वारदात पे जाके जो उग्र भीड़ होती है उसको समझाते हैं, 3 दिन की मोहलत मांगते हैं। हालांकि जो जनता होती है वो सहमति अपनी बना देती है इस चीज़ पे, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद में भी जो पुलिस की टीम होती है इसको कोई भी सुराग का पता नहीं चलता है और किसी भी तथ्य तक पुलिस की टीम नहीं पहुंच पाती है। तो 3 दिन का जब टाइम बीत जाता है तो इसके बाद में जो वीरेंद्र त्रिपाठी होते हैं पुनः लालगंज जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के एसएचओ होते हैं उनके पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दरअसल सर एक मेन बात होती है वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। दरअसल जब हमारे बच्चा गायब हुआ जिस तारीख में उसके अगले दिन हमारे घर में एक पर्ची फेंकी जाती है और उस पर्ची में ये बताया जाता है कि आपका जो लड़का पिंटू है उसका अपहरण किया गया है और अपहरण के बदले में तकरीबन आपको 5 लाख रुपए की रकम देनी पड़ेगी। और ये सारी बात करने के लिए आप जो एसटीडी बूथ बना हुआ है वहाँ पे आप जाइए और ये जो भी खबर है अगर जो पुलिस को आपने सूचित किया और किसी को भी बताया तो शायद आपका जो बच्चा है वो जीवित और सलामत नहीं बचेगा। ऐसी बात जब पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस इस मैटर को गंभीरता से लेती है और एसएचओ एक टीम का गठन करते हैं। फिर इसके बाद में जांच पड़ताल करने में जो पुलिस होती है एक्टिव हो जाती है। इसी बीच तकरीबन 24 जुलाई का ये वाक़या होता है क्योंकि 14 जुलाई को वो लड़का गायब होता है और धीरे धीरे टाइम आ जाता है 24 जुलाई 1999 को पुलिस को एक खबर मिलती है कि पड़ोस का जो गांव एक होता है पहाड़ीपुर मजरे बहाई, ये उस गांव का नाम होता है। वहाँ पे दरअसल एक विद्यालय है और विद्यालय के पड़ोस में एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है। वहाँ से दरअसल एक अजीब प्रकार की बदबू आ रही होती है। जब ऐसी सूचना पुलिस की टीम को मिलती है तो एसएचओ जो होते हैं वो पुलिस की टीम के साथ में और जो टीम इस प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही होती है उसके साथ में जिसमें फोरेंसिक टीम भी होती है वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद में उस जो सेप्टिक टैंक होता है उसको खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद में उसमें रियलिटी तौर पे एक डेड बॉडी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब होती है, उसको निकलवाया जाता है। और निकलवाने के बाद में उसके कपड़ों के आधार पे जो उसके पिता होते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी वो बताते हैं कि दरअसल सर यही हमारा बालक है और ये पिंटू ही है, ये जो कपड़े हैं ये पिंटू के ही हैं। लेकिन डेड बॉडी मिल जाने के बाद में भी जो कातिल होता है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी और कोई भी सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा होता है। इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है पिंटू जिस कमरे में लेटता है उस कमरे की गहराई से जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान में जब उसकी किताबों की जांच पड़ताल कर रही होती है पुलिस तो उसी समय एक ऐसी किताब होती है जो पुलिस के हाथ में लग जाती है और उस किताब में दरअसल पॉर्न वीडियोस और पॉर्न जो कहानियाँ होती हैं वो होती हैं और उसका जो लास्ट पन्ना होता है पृष्ठ होता है उस पर एक नाम लिखा होता है जो श्याम होता है। अब पुलिस इस जो श्याम नाम का जो उस पर एक नाम लिखा होता है इस नाम के पीछे पड़ जाती है तो पता चलता है कि दरअसल जो लालगंज पुलिस स्टेशन है वहाँ का जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक किताब की दुकान है। उस दुकान को चलाने वाला जो लड़का होता है उसका नाम श्याम होता है। और जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है श्याम से उस किताब के बारे में पूछती है तो दरअसल श्याम ये बताता है कि इस प्रकार की जो भी किताबें हैं ये पिंटू नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब है, वो हर 5वें 8वें दिन ऐसी किताबें लेके जाता है हमारे पास से। और जाहिर सी बात है कि 15 साल की उम्र का कोई भी लड़का हो
तो ऐसी पर्ण से संबंधित जितनी भी कहानियाँ होती हैं और नाजायज़ संबंधों से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन इसी दौरान जो ये किताब विक्रेता जो श्याम होता है पुलिस की टीम को बताता है कि दरअसल ये जो पिंटू होते हैं वो उनको एक किताब वापस कर गए हैं। उस किताब में एक ऐसा लेटर रखा है, तो वो मैंने सोचा था कि जब पिंटू वापस आएंगे तो उनको मैं दे दूँगा। और इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है जब उस लेटर को मांगती है तो उस लेटर में लिखा होता है कि दरअसल पिंटू बेटा आज ऐसी कोई किताब लेके नहीं आना, और जो भी कुछ है तुम्हारे अंकल जान गए हैं, और अगर जो तुम कोई भी किताब लेके आओगे तो ना दिक्कत आगे खड़ी हो सकती है। जब ऐसा एक लेटर पुलिस के हाथ में लग जाता है तो उसमें जो अंकल कहने की बात होती है, पुलिस का शक इस चीज़ पे जाता है कि जो ये पिंटू होता है अंकल किसको कहता है। तो दरअसल काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में और जो उस लड़के के पिता होते वीरेंद्र त्रिपाठी, उनसे पूछने पे और उस मोहल्ले के रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है, तो दरअसल पता चलता है कि वो अंकल उस व्यक्ति को कहता है जो कि वीरेंद्र त्रिपाठी के घर में धर्मेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि किराए के तौर पर रहता है, उस व्यक्ति को वो अंकल कहा करता था। ऐसी बात सामने निकल के आती है। लेकिन हैंड राइटिंग की जो बात सामने आती है तो वो हैंड राइटिंग जो होती है वो धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है उसकी हैंड राइटिंग से जब मैच कराई जाती है तो मैच हो जाती है। दरअसल वो जो हैंड राइटिंग होती है वो धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है उसकी होती है। इसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है धर्मेंद्र की पत्नी से जांच पड़ताल करती, बहुत गहराई से पूछताछ करती है। तो दरअसल जो धर्मेंद्र की पत्नी होती है वो बताती है कि सर जो ये पौर्ण कहानियाँ होती हैं, नाजायज़ संबंधों की जो कहानियाँ होती हैं, ऐसी कहानियाँ पढ़ने में हमको इंटरेस्ट रहता है। और दरअसल इसी से रिलेटेड मैं किताब लेने के लिए जो पुलिस स्टेशन होता है उसके पड़ोस में जो बस स्टैंड है मैं वहाँ गई थी और एक दिन किताब खरीद रही थी। अचानक वहाँ पे पिंटू मेरे को दिख जाता है। तो उसके बाद में मैं पिंटू से कहती हूँ कि भैया हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ से किताब लेकर आप मेरे लिए लेके आपको आना होगा, अपने नाम के माध्यम से आपको लेके आना होगा और नाम अपना बताना होगा। तो किताबें मैं पिंटू के नाम से ही मंगाती थी पढ़ने के लिए। और उसी दौरान होता क्या है, कुछ पौर्ण कहानियाँ होती, कुछ नाजायज़ संबंधों की ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, उनको पढ़ते पढ़ते न जाने कब जो धर्मेंद्र की पत्नी होती है उसमें जो एक सेक्सुअल प्रवृत्ति होती है, जो काम वासना होती है उसमें जागृत हो जाती है। और जागृत होने के बाद में जो पिंटू होता है उसी महिला के पास में बैठा होता है और वो जो धर्मेंद्र की पत्नी होती है जब उस पर काम प्रवृत्ति हावी हो जाती है पूर्ण रूप से, तो वो मजबूर होकर जो पिंटू होता है उसके साथ में सेक्स कर लेती है, शारीरिक संबंध बना लेती है। और ऐसे में पहले दिन जो पिंटू होता है उसको ये सभी चीज़ें असहज लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, शायद वो चीज़ें करना भी नहीं चाह रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो नाजायज़ संबंधों की एक डोर होती है वो लंबी होती चली जाती है और आए दिन इनमें जो नाजायज़ संबंध होते हैं वो बना करते हैं, चला करते हैं। और अचानक ये जो इनका पति धर्मेंद्र होता है उसके हाथ में एक ऐसी पौर्ण जो कहानियों की एक किताब होती है उसके हाथ में लग जाती है। और उस किताब के बारे में जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो वो बताती नहीं है और उसको गुमराह करती है। हालांकि इस बात को लेके उन दोनों पति पत्नी जो होते हैं उनमें मारपीट भी होती है, काफ़ी लड़ाई भी होती है। लेकिन वो धर्मेंद्र जो होता है वो कुछ समझ जाता है कि शायद कुछ दाल में काला है और अपनी पत्नी में शक करता है। ऐसा करने के बाद में वो एक दिन कहता है कि दरअसल मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ किसी काम से, और ऐसी बात कहने के बाद में वो सीधे लखनऊ के लिए निकलता है। लेकिन वो लखनऊ न जाके तकरीबन 1 घंटे के बाद में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद में जब अपने रूम के पास में पहुंचता है तो देखता है कि जो उसका रूम का लॉक ताला होता है अंदर से बंद होता है और उसको अंदर से कुछ कराहने की जैसी आवाज़ें आ रही होती हैं, जो आवाज़ें एक शारीरिक संबंध बनाते समय शायद उद्गारित होती हैं दो व्यक्तियों के बीच से। ऐसी आवाज़ें जब निकलती हैं तो उसको कुछ शक होता है, डाउट होता है। इसके बाद में जो खिड़की होती है वहाँ से झांक के देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो पिंटू के साथ में नाजायज़ संबंध जो होती हैं वो बना रही होती है, एक आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इसके बाद में जब गेट खुलता है पिंटू तो डर की वजह से भाग जाता है, अपने कमरे में चला जाता है। और वो अपनी पत्नी से जब इसके बारे में पूछता है तो वो जब रंगे हाथ पकड़ लेता है तो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। और इसके बाद में वो इतना आवेशित हो जाता है, इतनी क्रोधित हो जाता है कि इस पिंटू को जान से मारने के बारे में सोचने लगता है। और
फिर इसके बाद में वो तारीख आ जाती है 14 जुलाई। 14 जुलाई को ये जो धर्मेंद्र होता है, ये पहाड़ीपुर गांव के पड़ोस में जो विद्यालय होता है जहाँ पे ये पिंटू पढ़ता था, वहाँ पे जाता है। छुट्टी के समय जब पिंटू निकल रहा होता है तो उसको अपने साथ में लेता है और कहता है बेटा हमारे साथ में चलो, मैं अभी घर चल रहा हूँ। उसके बाद में सीधे ये लेके पहाड़ीपुर गांव के पड़ोस में जाता है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नरेंद्र श्रीवास्तव होता है। उसके घर पे बैठ के सब प्लानिंग होता है और इस प्लानिंग में धर्मेंद्र और नरेंद्र श्रीवास्तव, पंकज और राधेश्याम, ये 4 व्यक्ति होते हैं। पहले तो ये सब शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में जो कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो पिंटू को खिलाते हैं और पिंटू को शराब पीने के लिए भी बाध्य करते हैं। हालांकि वो शराब पीता नहीं है, उसके लिए उसको शायद मारते पीटते हैं। और फिर उसके बाद में जो पत्नी के साथ में जो भी कुछ करता था उसके बारे में ये पूछते हैं विस्तार से। और जैसे जैसे उस पत्नी के साथ में ये पिंटू जो भी कुछ करता था तो वैसा जब वो कहानी बताता है तो धीरे धीरे जो धर्मेंद्र होता है उसका गुस्सा जो होता है चरम पे पहुंचने लगता है और उसके बाद में इतना आवेशित हो जाता है। आवेश में आने के बाद में जो पिंटू होता है उसको गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में जो पड़ोस का स्कूल होता है पहाड़ीपुर गाँव में, और उसमें उसका जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें उसकी डेड बॉडी जो होती है वो फेंक देता है। और फेंकने के बाद में सीधे अपने घर चला आता है। और घर आने के बाद में जब इस लड़के के जो पिता होते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने लड़के को ढूंढते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो ठीक उनके साथ में ही ये धर्मेंद्र नाम का जो व्यक्ति होता है उसको जांच पड़ताल भी कराता है, उसको ढूंढवाता भी है। हालांकि पुलिस इस घटनाक्रम का जो खुलासा होती है कर देती है और इस हत्या के पीछे जो उसकी पत्नी होती है उसका शायद कोई हाथ नहीं होता है, लेकिन इस घटनाक्रम को जन्म देने का जो मुख्य श्रेय होता है वो उसकी पत्नी का और धर्मेंद्र की पत्नी का होता है। शायद वो ऐसी किताबें, पौराण संबंधी जो किताबें होती वो उसने ना पढ़ी होती और पिंटू के साथ में शारीरिक संबंध न बनाए होते तो शायद पिंटू की भी आज ऐसी कंडीशन ना होती, शायद वो उसकी मौत ना होती, उसका कत्ल आम न किया गया होता। इसके बाद में जो जांच करने वाली टीम होती है और जो तत्कालीन एसएचओ होते हैं थाना लालगंज सुरक्षित के, वहाँ के इन जो इस घटनाक्रम के पीछे, इस कत्ल के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है, धर्मेंद्र, नरेंद्र श्रीवास्तव और पंकज राधेश्याम, इन सबको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद में जो इनकी पत्नी होती है उसको भी पुलिस के सामने हाजिर किया जाता है। हालांकि उस पर एक कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको सेक्सुअल जो प्रवृत्ति होती है उसको जागृत करने के लिए, उसको सेक्स के रूप में ढालने के लिए जो भी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं होती हैं उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उसको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मित्रों, अगर एक गंदी मानसिकता रखने वाली एक औरत जो पॉर्न वीडियोज और पॉर्न किताबें, जो नाजायज़ संबंधों की कहानियाँ, स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी किताबें पढ़ने वाली एक महिला अपने सेक्सुअल प्रवृत्ति को मिटाने के लिए एक ऐसे लड़की को शिकार बना देती है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब होती है, जो शायद अच्छा बुरा अपना पराया हित अनित कुछ भी नहीं जानता है, और ऐसे दलदल में उसकी ज़िंदगी भूल ले जाती है कि उसका एक दिन कत्ल हो जाता है। मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको पीड़ा हो, आपको कष्ट हो और आपको चोट पहुंचे कहीं पर से। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन इरादा ये है कि आप लोग सजग हों, परिपक्व हों, मैच्योर हों और सजग हों, दूरदर्शी हों। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक अच्छा दिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके सुन भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।